हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सीधी सरल भाषा में समझाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए और साथ ही साथ जहां भी आवश्यकता है, जहां भी जरूरत है, वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। ये बैच जो है उन सभी परीक्षार्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जो या तो न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभियोजन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बैच के वीडियोस तो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं ही, उसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी फ्रीली अवेलेबल होंगे। आपको नोट्स भी बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। ये जो नोट्स हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी, उनको भी शामिल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण या फिर ऐतिहासिक निर्णय हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, इन्हें भी शामिल किया जाएगा। और ये जो नोट्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर। पीडब्ल्यू ऐप जो है वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद इस बैच की सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पर जाके इस बैच में इनरोल कर लेना है आप सब लोगों को। जैसा मैंने अभी बताया कि इनरोलमेंट का कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। इनरोल करने के पश्चात आप सब लोगों को इस बैच के नोट्स भी फ्रीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो ये जो बैच है, ये जो लेक्चर सीरीज है उसकी पहली क्लास है। और आज की क्लास में हम भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त परिचय डिस्कस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त परिचय आप सब लोगों को आज की क्लास में दिया जाएगा। संक्षिप्त परिचय में, भारतीय न्याय संहिता के संक्षिप्त परिचय में भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या उद्देश्य थे जिनको प्राप्त करने के लिए भारत की संसद ने ये जो नया आपराधिक कानून है उसको पारित किया। तो आप ये समझिए कि भारतीय अपराध न्याय व्यवस्था की सुधार हेतु भारत की संसद द्वारा 3 नए आपराधिक कानून यथा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए। ये जो नए आपराधिक कानून थे, ये जो नई आपराधिक विधियां थीं, इनका उद्देश्य था समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारतीय अपराध न्याय व्यवस्था को सरल, प्रभावी और प्रासंगिक बनाना। इसी उद्देश्य से ये तीनों नवीन आपराधिक विधियां भारत की संसद द्वारा 2023 में पारित की गईं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023
ये जो है भारतीय दंड संहिता 1860 या फिर इंडियन पीनल कोड 1860 इसको रिप्लेस करता है, इसका स्थान लेता है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जिसको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेती है। और इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसे संक्षिप्त में BSA भी कहा जा सकता है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेता है। ये जो तीनों नवीन विधियां हैं, इन तीनों नवीन विधियों को 25 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। डेट ऑफ प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है वो है 25 दिसंबर 2023। और ये तीनों नवीन विधियां 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुई, लागू हुई। यानी कि ये तीनों नवीन विधियां 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी हैं, प्रभावशाली हैं, प्रवृत्त हो चुकी हैं। ये तो था एक संक्षिप्त परिचय जो 3 नवीन आपराधिक विधियां हैं उनका, जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी सम्मिलित है, शामिल है। आइए अब इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं कि क्या प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय न्याय संहिता की। तो इनको मैंने कुछ हेडिंग्स में, मैंने ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय न्याय संहिता की, ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय न्याय संहिता की, इनको मैंने कुछ हेडिंग्स में बांटा है, डिवाइड किया है। आइए उन सारी विशेषताओं को हम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते जाते हैं। तो पहली जो प्रमुख विशेषता है वो है शीर्षक परिवर्तन। भारत की संसद ने भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की पारित की, जिससे जो औपनिवेशिक कानून है, कॉलोनियल लॉ जो है, भारतीय दंड विधान या फिर इंडियन पीनल कोड 1860, ये जो कॉलोनियल लॉ है, औपनिवेशिक कानून है, इसको हटाकर एक नया नागरिक केंद्रित और समकालीन कानून लागू किया जा सके। तो इस उद्देश्य से जो है भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद द्वारा पारित की गई। और ये जो नई आपराधिक विधि पारित हुई, भारतीय न्याय संहिता, इसमें शीर्षक परिवर्तन के माध्यम से इस बात पर जोर दिया गया कि जो है मूल जो प्रवृत्ति है इस पूरे कानून की, वो न्याय है, न कि दंड है। अर्थात इस नवीन आपराधिक विधि के मूल में न्याय है, न कि दंड। यानी कि ध्यान जो है न्याय पर रखा गया है, दंड पर नहीं। केवल सजा पर नहीं, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों और न्याय की शीघ्रता पर इस नवीन आपराधिक कानून में ध्यान दिया गया है, बल दिया गया है। आइए इसको हम एक उदाहरण से भी समझते हैं इसी बात को। उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि पहली बार सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में सम्मिलित किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य यह भी है कि अपराधी समाज के लिए उपयोगी कार्य करे और सुधार की दिशा में आगे बढ़े। ये जो है ये जो दंड का स्वरूप है, इसका लाभ यह भी है कि यह पीड़ित पक्ष और समाज
दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि अपराधी केवल दंड ही नहीं भोगता बल्कि समाज में एक सकारात्मक योगदान भी देता है। तो ऐसे और भी प्रावधान हैं जिनसे ये परिलक्षित होता है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ये जो नवीन आपराधिक विधि है भारतीय न्याय संहिता, उसके मूल में न्याय है, न कि दंड। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है संरचनात्मक परिवर्तन और समेकन, यानी कि आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज एंड कंसोलिडेशन। तो भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय हैं, जबकि आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं थी और लगभग 26 चैप्टर्स थे या फिर 26 अध्याय थे। 23 तो मूल रूप से थे और 3 जो है संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए थे। तो इस तरीके से जो धाराओं, जो विभिन्न प्रावधान हैं, उनको कम किया गया है और साथ ही साथ जो एक जैसे प्रावधान हैं उनको एक ही जगह समेकित कर दिया गया है या फिर संकलित कर दिया गया है। ये जो बात है ये आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। तो जैसे ये जो संरचनात्मक परिवर्तन और समेकन है, इस दिशा में भारतीय न्याय संहिता में पहला जो एक ठोस कदम उठाया गया वो ये है कि संहिता में परिभाषाओं का एक संकलन दे दिया गया है। इसकी धारा 2 में कुल 39 शब्दों की परिभाषा दी गई है, 39 शब्दों की परिभाषा दी गई है। 39 टर्म्स हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी में इन शब्दों को अलग अलग धाराओं में परिभाषित किया गया था। तो जो परिभाषाएं अलग अलग धाराओं में दी गई थी आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, वो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के अंतर्गत ही दे दी गई हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि समान अपराधों के लिए कई प्रावधानों को एकीकृत किया गया है। समान अपराधों के लिए आईपीसी के कई प्रावधानों को एकीकृत किया गया है, जैसे कि आईपीसी की धारा 410 से 414 के अंतर्गत चोरी की संपत्ति से संबंधित प्रावधानों को बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 के अंतर्गत सुव्यवस्थित कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 415, 417, 420 के अंतर्गत छल से संबंधित प्रावधानों को बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत समेकित कर दिया गया है। इसी प्रकार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध जो पूर्व में आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में बिखरे हुए थे, उन्हें एक साथ संकलित कर दिया गया है और अध्याय 5 में समेकित कर दिया गया है। इसी प्रकार मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों को क्रमबद्ध करके अध्याय 6 में रखा गया है। तो ये प्रमुख बदलाव किए गए हैं जो संरचनात्मक परिवर्तन और समेकन को स्पष्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। इसी प्रकार अपराधों की सभी 3 अधूरी श्रेणियां, यानी कि अगर हम इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो जो इनकोएट ऑफेंसेस हैं, प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र, यानी कि अटेम्प्ट, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, तो अपराध की सभी 3 अधूरी श्रेणियां अर्थात प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र
एक ही अध्याय अर्थात अध्याय 4 में समेकित कर दी गई हैं, जबकि आईपीसी में ये श्रेणियां अलग अलग अध्यायों में थी। तो ये जो सारे परिवर्तन हैं, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किए गए संरचनात्मक परिवर्तन और समेकन को स्पष्ट करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर अगली जो प्रमुख विशेषता है भारतीय न्याय संहिता की, वो ये है कि इसमें जेंडर अर्थात लिंग की समावेशी परिभाषा दी गई है। जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया गया है और ट्रांसजेंडर शब्द का वही अर्थ है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 में है। तो इसमें जो प्रावधान हैं वो समावेशी भी हैं, इंक्लूसिव भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दंडात्मक सुधारों की चर्चा करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंडात्मक सुधार क्या क्या किए गए हैं। प्रमुख रूप से दंडात्मक सुधार क्या किए गए हैं, आइए हम देखते हैं। तो धारा 4 के अंतर्गत पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में सम्मिलित किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है वो बीएनएसएस की धारा 23 में दी गई है। अर्थात सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अंतर्गत दंड के रूप में सम्मिलित तो किया गया है, लेकिन इसको परिभाषित किया गया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के अंतर्गत। धारा 23 के अनुसार सामुदायिक सेवा से वह कार्य अभिप्रेत है जिसे न्यायालय किसी दोषी को दंड के रूप में करने का आदेश दे सकता है, जिससे समुदाय को लाभ हो और जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तो कोई रेम्युनरेशन उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो उसका कृत्य होगा उससे समुदाय को लाभ अवश्य हो। तो यहाँ पर जैसा मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था, जैसा मैंने शुरू में भी चर्चा की थी कि इस प्रावधान से यह परिलक्षित होता है, इस प्रावधान से भी यह परिलक्षित होता है, यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के मूल में न्याय की संकल्पना है। और ये जो सामुदायिक सेवा का जो दंड है वर्तमान में छोटे अपराधों पर लागू होता है, जैसे मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार। अब ये मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार ये दिया गया है बीएनएस की धारा 355 में। इसी प्रकार जो दूसरा छोटा अपराध है वो है उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति। इस अपराध के संबंध में भी सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। और ये जो अपराध है उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति, ये बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत दी गई है। अब ये तो हो गई छोटे अपराधों में सजा, जो है छोटे अपराधों में दंडात्मक सुधार की बात। अब जो जघन्य अपराध हैं या फिर जो गंभीर अपराध हैं, जैसे महिलाओं और शिशुओं के विरुद्ध अपराध या फिर संगठित अपराध या फिर सड़क दुर्घटनाओं में भाग जाने वाले मामले, इन मामलों में कठोर दंड का प्रावधान किया गया। तो ये भी दंडात्मक सुधार का एक हिस्सा है कि छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा जो है उसका प्रावधान किया गया है।
और जो जघन्य अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, उनमें जो है गंभीर या फिर कठोर दंड का प्रावधान किया गया और इसके साथ ही साथ मृत्यु दंड को बरकरार रखा गया है और संपत्ति के संपहरण को भी दंड के रूप में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बरकरार रखा गया। तो ये दंडात्मक अपराधों की बात हुई। आगे चलें अगर, तो जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो संबंधित है नवीन अपराधों के सृजन से। तो जो मुख्य अपराध सृजित किए गए हैं, जो मुख्य नवीन अपराध सृजित किए गए हैं, आइए हम उन पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो प्रावधान है वो है धारा 69। तो धारा 69 जो है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा यौन संबंध स्थापित करने को अपराध घोषित किया गया है और प्रवंचना पूर्वक साधनों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। तो जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, जिन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, उनमें है नियोजन या प्रोन्नति, फिर उत्प्रेरणा या फिर पहचान छिपाना या फिर विवाह करने का मिथ्या वचन देना। इसी प्रकार मॉब लिंचिंग के प्रावधानों को भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मॉब लिंचिंग के संबंध में भी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में सृजित किए गए हैं। मॉब लिंचिंग को हम कह सकते हैं भीड़ द्वारा हत्या। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) में यह प्रावधानित किया गया है कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी उन्हें देना होगा। तो हमने देखा कि मॉब लिंचिंग के संबंध में भी अपराध का सृजन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार झपटमारी या फिर स्नैचिंग के संबंध में भी नवीन अपराध का सृजन किया गया है बीएनएस की धारा 304 के अंतर्गत। बीएनएस की धारा 304 के अंतर्गत झपटमारी को स्पष्टतः चोरी के एक रूप में परिभाषित किया गया है और धारा 304 यह प्राविधानित करता है कि यदि कोई अपराधी चोरी करने के लिए अचानक, शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी जब्त करता है या छीन लेता है, तो उसे झपटमारी अर्थात स्नैचिंग का दोषी माना जाएगा। जो कोई भी झपटमारी करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार एक और नया अपराध सृजित किया गया झपटमारी का भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, ये हमने देखा। आइए अब जो अगले अपराध हैं, नवीन अपराध जिनको सृजित किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, उन पे भी हम चर्चा करें। तो अगले जो प्रावधान हैं वो हैं धारा 111, 112 और 113। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 112 और 113 के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित नए अपराधों का सृजन किया गया है, यथा संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य। संगठित अपराध का मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध का मतलब पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और आतंकवादी कृत्य का मतलब टेररिस्ट एक्ट।
तो संगठित अपराध जो है, इस अपराध में निम्नलिखित अपराधों को सम्मिलित किया गया है। वो अपराध कौन कौन से हैं जो संगठित अपराध की परिभाषा में शामिल किए गए हैं? आइए उन अपराधों को देखते हैं। तो ये अपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार। तो इन सभी अपराधों को संगठित अपराध की परिभाषा में शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार छोटे संगठित अपराध के बारे में हम अगर देखें तो छोटे संगठित अपराध में निम्नलिखित अपराधों को सम्मिलित किया गया है। वो हैं जो अपराध छोटे संगठित अपराधों में शामिल किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, वो इस प्रकार हैं: चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अवैध विक्रय, जुआ, लोक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का विक्रय और अन्य समरूपिक कार्य। तो इन सारे अपराधों को छोटे संगठित अपराधों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आतंकवादी कृत्य जो अपराध है, जो नवीन अपराध है आतंकवादी कृत्य का, आइए हम उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लें। तो आतंकवादी कृत्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या आतंकी प्रहार करने के आशय से किए जाने वाले विभिन्न कृत्य सम्मिलित हैं और इसमें मृत्यु कारित करना, क्षति पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अनिवार्य सेवाओं में विघ्न पैदा करना या लोक पदाधिकारियों को निशाना बनाना इत्यादि शामिल है। तो ये बातें आतंकवादी कृत्य की जो परिभाषा दी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, ये सारी बातें उस परिभाषा में सम्मिलित की गई हैं। और नवीन अपराधों के सृजन के अलावा कुछ अपराधों का विलोपन भी किया गया है, जैसे कि राजद्रोह का अपराध जो पहले आईपीसी की धारा 124 कैपिटल ए में था, उसको विलोपित कर दिया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य बदलाव है। हालांकि भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों के लिए नए अपराध का सृजन भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है। अन्य अपराध जैसे आत्महत्या करने का प्रयत्न, जो पहले आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत प्रावधानित था, या फिर जार कर्म जो आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत जिसके संबंध में प्रावधान थे, इन अपराधों को भी और भी कुछ अपराध हैं, इन अपराधों को भी संहिता से विलोपित कर दिया गया है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है भारतीय न्याय संहिता जो बल देता है तकनीकी एकीकरण पर। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता अन्वेषण करने, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने और विधिक निर्णय पारित किए जाने में तकनीकी प्रयोग पर बल देता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो बीएनएस ईएफआईआर को अपनाए जाने तथा तलाशी और संपहरण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रोत्साहित करता है। यद्यपि मुख्य रूप से ये प्रावधान बीएनएसएस में दिए गए हैं, अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं, अधिनियमित किए गए हैं, परंतु बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता तकनीकी उपयोग के माध्यम से समग्र प्रणाली सुधार का समर्थन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बीएनएस
तकनीकी उपयोग के माध्यम से समग्र प्रणाली सुधार का समर्थन करता है, समग्र प्रणाली सुधार पर बल देता है। अब भारतीय न्याय संहिता का हम एक संरचनात्मक अवलोकन कर लें। तो जैसा कि हमने इस क्लास की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं और इन धाराओं को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और ये जो 20 अध्याय हैं, इनका संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। अध्याय 1 जो है उसमें धारा 1 से लेकर 3 शामिल की गई हैं और अध्याय 1 जो है वो प्रारंभिक है। प्रारंभिक का जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, वो ये कह सकते हैं कि वो प्रारंभिक है। तो इसमें संहिता का संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ और लागू होना, परिभाषाएं और सामान्य व्याख्याएं इत्यादि शामिल की गई हैं अध्याय 1 में। इसी प्रकार अध्याय 2 जो धारा 4 से लेकर 13 तक है, इसमें दंडों के विषय में प्रावधान किए गए हैं। ये अध्याय जो है दंड के प्रकार यथा मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास कठोर या साधारण, जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। तो ये दंड के प्रकार के संबंध में प्रावधान बनाने के अतिरिक्त इस अध्याय में दंड से संबंधित अन्य प्रावधानों को भी अधिनियमित किया गया है, शामिल किया गया है। अन्य प्रावधानों के संबंध में भी चर्चा की गई है। अब जो अध्याय 3 है वो धारा 14 से लेकर 44 तक है, यानी कि फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। तो ये जो है धारा 3 वो साधारण अपवाद की बात करती है। इस अध्याय में ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जिनके कारण कोई कार्य आपराधिक नहीं रह जाता, जैसे कि तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, न्यायिक कार्य जुडिशियल एक्ट, दुर्घटना एक्सीडेंट, राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट प्रतिरक्षा इत्यादि। अब जो बाद के अध्याय हैं उनमें विशिष्ट प्रकार के अपराधों तथा उनसे संबंधित प्रावधानों को समेकित किया गया है, यानी कि कंसोलिडेट किया गया है। तो ये जो बाद के अध्याय हैं उनमें जो मुख्य अध्याय हैं उनकी चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा। तो जो मुख्य अध्याय हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए वो हैं अध्याय 4 जो धारा 45 से 99 तक है, जो दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न की बात करता है। इसी प्रकार अध्याय 5 जो धारा 63 से 99 तक है, जिसमें महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों की बात की गई है। इसी प्रकार अध्याय 6 जो धारा 100 से लेकर 146 तक है, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार अध्याय 7 जो धारा 147 से 158 तक है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अगर आगे बढ़ें तो इसी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो है अध्याय 11 जो धारा 189 से 197 तक है, जिसमें लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार अध्याय 12 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो धारा 198 से 205 तक है और इसमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों की चर्चा की गई है। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार अध्याय 17 भी बहुत महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। अध्याय 17 जो है वो धारा 334 से लेकर धारा 303 से लेकर धारा 334 तक है। इसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान दिए गए। के बाद अध्याय 18 जो धारा 335 से
350 तक है। इसमें दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार अध्याय 19 जो धारा 351 से 355 तक है, जिसमें आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि इत्यादि के संबंध में चर्चा की गई है, प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार अध्याय 20 जिसमें केवल एक ही धारा है, धारा 358 जो निस्सरण और व्यावृत्ति की बात करता है। इस प्रकार मैं आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। आशा है आप सब लोगों को आज की क्लास इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।